हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है, आज इसकी तीसरी वीडियो है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 3। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 60। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। और आज के जो क्वेश्चंस हैं, अगेन 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। असर्शन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन अ स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड सोल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम द टीचर शुड इनकरेज टू स्टूडेंट टू वर्बलाइज हर थॉट्स। इसका क्या मतलब है? टीचर ने कुछ एक प्रॉब्लम दी है बच्चे को, उसको सॉल्व करने में वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो वहाँ पर अ टीचर शुड इनकरेज द स्टूडेंट टू वर्बलाइज हर थॉट। तो वहाँ पर टीचर बच्चों को ये इनकरेज कर रहा है कि आपको अपने थॉट्स को वर्बलाइज करना चाहिए। वर्बलाइज का मतलब होता है थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना। ये हो गया असर्शन। और इसका रीज़न है कि लर्निंग इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन टीचर्स कीप मिनिमल एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस फ्रॉम स्टूडेंट। तो असर्शन जो था वो हमारा काफ़ी पॉजिटिव असर्शन था, जो कि सही बात है बिल्कुल। और ये जो रीज़न है आपका वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में हमको पढ़ने से पता चल रहा है। क्या है रीज़न? लर्निंग इज़ मोर इफेक्टिव। यहाँ पर बोल रहा है कि लर्निंग इफेक्टिव हो जाती है कब? जब एक टीचर बच्चे से बहुत मिनिमल एक्सपेक्टेशन रखता है, बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखता है सक्सेस की। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या लर्निंग तब इफेक्टिव होगी जब टीचर बच्चों से सक्सेस की एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखेगा, ना के बराबर? ऐसा हो नहीं सकता। तो असर्शन यहाँ पर सही है और रीज़न जो है वो गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 है, जेंडर इज़ अ डैश कंस्ट्रक्ट वाइल सेक्स इज़ अ डैश कंस्ट्रक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल एंड बायोलॉजिकल। जेंडर इज़ अ सोशल construct while sex is a biological construct। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, अ टीचर शुड डैश इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस टू फैसिलिटेट लर्निंग फॉर ऑल। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, कंसीडर, इग्नोर, रिमूव या डाउन प्ले। तो अ टीचर शुड कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस टू फैसिलिटेट लर्निंग फॉर ऑल। टीचर क्या करता है, जैसे वही क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। सारे बच्चों की मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट उनका सेम नहीं रहता है, ठीक है ना। तो टीचर को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है, और उसी हिसाब से टीचर क्या करेंगे, लर्निंग को फैसिलिटेट करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। इस वर्ड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इग्नोर होगा नहीं, रिमूव भी नहीं होगा, डाउन प्ले भी नहीं होगा। कंसीडर इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। द मेन पर्पज़ ऑफ असेसमेंट शुड बी टू। असेसमेंट का मेन पर्पज़ क्या होता है? असेसमेंट मीन्स होता है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन या फिर आकलन बोल सकते हैं हम इसको। असेसमेंट का मतलब एक तरह से होता है इवैल्यूएशन, हिंदी वाले बच्चों के लिए ये है मूल्यांकन, और क्या है साथ में, आकलन, ठीक है ना। तो द मेन पर्पज़ ऑफ असेसमेंट शुड बी टू, ऑप्शन नंबर ए, फाइंड रेंजेस इन स्टूडेंट्स स्कोर्स, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेल्योर्स एंड अचीवर्स, असाइन ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट शुड बी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज लाइकली टू इनकरेज। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको हम इनकरेज कर सकते हैं बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग के लिए? ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको हम इनकरेज करेंगे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग के लिए? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आस्किंग फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑन क्वेश्चन। एक टीचर बच्चे से ये उम्मीद करेगा कि वो उसके
टीचर के पूछे गए क्वेश्चन का तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करे, इमीडिएट रिप्लाई करे, ये नहीं होगा। इससे क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो प्रमोट नहीं हो रही है, उसको इनकरेज हम नहीं कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर अलाउइंग रिफ्लेक्शन टाइम टू स्टूडेंट्स। अलाउइंग रिफ्लेक्शन टाइम टू स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब होता है कि टीचर को मतलब क्या करेगा, वो स्टूडेंट्स को सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम देगा, चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम देगा। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पर कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे इनकरेज किया जाए या कैसे प्रमोट किया जाए। अलाउइंग रिफ्लेक्शन टाइम टू स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचने का। बाकी ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 46 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। यहाँ पर हिंडर्स का मतलब होता है रुकावट। ये जो हिंडर्स दिया है इसका मतलब होता है यहाँ पर रुकावट, एक तरह से रुकावट या फिर इसको बाधा भी बोल सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप। जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनमें कौन सी रुकावट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके ग्रोथ में रुकावट डालती है। ऑप्शन नंबर ए है स्टीरियोटाइप्स एंड सेल्फ बिलीव्स। यहीं पर हमको आंसर मिल जाता है, स्टीरियोटाइप एंड सेल्फ बिलीव्स। स्टीरियोटाइप का मतलब यहाँ पर होता है एक तरह से रूढ़िवादिता बोल सकते हैं, मतलब घिसी पिटी चीज़ें जो हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, उनको बिना किसी रीज़न के उनको फॉलो करते जाना। किस बेसिस पे? क्योंकि पहले के लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं, तो अब हम भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे, उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। एंड सेट बिलीफ लिखा है। सेट बिलीफ मतलब होता है अवधारणा। सेट बिलीफ मतलब अवधारणा कि आपने अपने माइंड में पहले से कोई चीज़ बैठा के रखी है कि ये ऐसा ऐसा होता है, फिर उसके बाद कोई चाहे कुछ भी कहे, आप अपने माइंड में जो आपने सेट की हुई है जो चीज़, आप उसी को मानेंगे, उसी को आप कंसीडर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 47। डिस्ग्राफिया पजेस डायरेक्ट चैलेंजेस इन। डिस्ग्राफिया जो है उसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर डायरेक्ट एक वर्ड दिया है और आपको अगर इस वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है ये एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी है ये। और ये किस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है? राइटिंग, ठीक है ना, ये आपकी राइटिंग डिसेबिलिटी है। तो देखिए डिस्ग्राफिया का मतलब यहाँ पर हुआ आपकी राइटिंग डिसेबिलिटी। तो ऑप्शंस में अब जाते हैं, कौन सा ज़्यादा इसके सिमिलर लगेगा या अप्रोप्रिएट लगेगा। जो ऑप्शन राइटिंग के ज़्यादा क्लोज होगा वही करेक्ट आंसर होगा। स्केचिंग, स्पीकिंग, सीइंग और हियरिंग। स्पीकिंग मतलब होता है यहाँ पर बोलना, सीइंग मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना। तो ये तीन ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। स्केचिंग जो है वहाँ पर भी हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, बनाते हैं। तो राइटिंग के ज़्यादा क्लोज में स्केचिंग है, तो स्केचिंग हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। In order to successfully include students with visual impairment, a teacher should। एक टीचर क्लास ले रहा है, क्लास में सपोज 35 से 40 बच्चे हैं क्लास में, और वो बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम है विजुअली इम्पेयरमेंट। वो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, मतलब उनको कम दिखता है थोड़ा। तो वहाँ पर एक टीचर को क्या करना चाहिए? अगर उनके स्टूडेंट्स को थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है तो उस कंडीशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए? नाउ कम टू द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए है राइट एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल ऑन द बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में या फिर वाइट बोर्ड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। ऐसा करना चाहिए क्या टीचर को? नहीं करना चाहिए। रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस इन क्लास। असिस्टिव डिवाइसेस मतलब जो जो बच्चों के लिए जो लर्निंग में जो चीज़ें हेल्प करती हैं, लिखने, बोलने, पढ़ने या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उन डिवाइसेस को बच्चों को यूज़ करने से मना करना चाहिए। क्लास में रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, इन सी चीज़ों को मना करना चाहिए। तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी है वर्बलाइज द रिटन इन्फॉर्मेशन। एक टीचर को क्या करना चाहिए? जो रिटन इन्फॉर्मेशन है, उसने बोर्ड में जो भी चीज़ें लिखी हैं
उसको क्या वर्बलाइज करना चाहिए, यानी कि बोल बोल के बच्चों को बताना चाहिए वो सब चीज़ें, बोल बोल के बच्चों को वो चीज़ें बतानी चाहिए, बोल बोल के उनको बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इसको यहाँ पर क्लीन करते हुए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 49। और एक बात, अगर आप वीडियो लेक्चर के साथ में ही अगर आप अपने नोट्स बनाते जा रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, उसमें क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब होता है सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ फोकस्ड हिंदी में बोलते हैं आत्म केंद्रित। एक बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को पढ़ रहा है, समझ रहा है, बहुत मन लगा के, ऑटिज्म का मतलब यहाँ पर हो जाता है सेल्फ फोकस्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद ऑटिज्म। ऑटिज्म यानी एक सेल्फ फोकस्ड बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है? चारों में से एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला है हाईली डेवलप्ड सोशल स्किल। जो बच्चा सेल्फ फोकस्ड है उसका जो सोशल स्किल है वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होता है। ये बात जो है वो गलत है, क्योंकि जो सेल्फ फोकस्ड बच्चे होते हैं ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। वो बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत में नहीं रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं, चीज़ों को खुद से मैनेज करते हैं, प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा क्लीन करते हुए, ये एक तरह का डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड नंबर है इम्पल्सिविटी। इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई काम करना। इम्पल्सिविटी का मतलब है कि कोई काम करने के पहले आप सोच नहीं रहे हैं, हड़बड़ी में बिल्कुल आप वो काम को कर दे रहे हैं। सी नंबर होगा इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि एक जो ऑटिज्म स्टूडेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल। ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता है, वो अपने अपने में रिजर्व रहता है, काफ़ी रिजर्व नेचर है उसका। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। एबव एवरेज IQ लेवल, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। गिफ्टेडनेस मीन्स होता है टैलेंटेड। गिफ्टेडनेस का मीनिंग होता है टैलेंटेड। तो जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन की जाएगी? उनमें क्या होता है दिया है, लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा हो सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इजीली गिविंग अप ऑन टास्क, ये भी नहीं होगा। इनएबिलिटी टू परफॉर्म सिंपल टास्क विद फोकस्ड अटेंशन, इनएबिलिटी लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। तो 51 है असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। तो असर्शन है कि schools should emphasize on curriculum aimed at constructing new knowledge, और इसका रीज़न दिया हुआ है children are capable of constructing and interpreting new knowledge with support of teacher। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। असर्शन और रीज़न जो है वो उसको ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन देखिए, अगर आप इसका मतलब और डीप में समझना चाहेंगे तो ये है कि स्कूल शुड एम्फेसाइज ऑन करिकुलम एम्ड एट कंस्ट्रक्टिंग न्यू नॉलेज। स्कूल को ऐसा एक करिकुलम सेट करना चाहिए जिससे बच्चों में न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो, न्यू नॉलेज उनके अंदर बिल्ट हो, ठीक है। और इसका रीज़न ये बोल रहा है कि बच्चे जो हैं दे आर केपेबल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यू नॉलेज विद सपोर्ट ऑफ टीचर। बच्चे क्या हैं, टीचर के सपोर्ट से वो न्यू नॉलेज को बहुत जल्दी क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनको अडाप्ट करते हैं बहुत जल्दी। तो ये जो है रीज़न
वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्कूल शुड एम्फसाइज ऑन ऑप्शंस रिप्रोडक्शन ऑफ मटीरियल्स लर्नड, टेक्स्ट बुक लर्निंग, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग और कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूल शुड एम्फसाइज ऑन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। स्कूल को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग पे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, अगर आपको एक लर्निंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट अगर आपको कंडक्ट करना है तो उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही, गिव चांसेस फॉर सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट मतलब यहाँ पर होता है इवैल्यूएशन, तो सेल्फ असेसमेंट मीन्स होगा यहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन। तो अगर आपको एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट कंडक्ट करना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों को गिव चांसेस फॉर सेल्फ असेसमेंट, आपको बच्चों को चांस देना पड़ेगा कि वो सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएँ। अदर ऑप्शंस देखिए, मिनिमाइज अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ लर्निंग, बच्चों की सेल्फ लर्निंग अपॉर्चुनिटी को आप क्या कम कर देंगे एज अ टीचर? गलत बात है ये। प्रमोट कंपटीशन एमंग स्टूडेंट, बच्चों के बीच में कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी उतना सही नहीं है। फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, मतलब कि आपको एक फिक्स्ड करिकुलम को या एक स्टैंडर्ड करिकुलम को सिर्फ फॉलो करना चाहिए। तो क्या उससे एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो कंडक्ट हो पाएगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। असर्शन है, अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एक टीचर को बच्चों को किस चीज़ के लिए इनकरेज करना चाहिए? यहाँ पर लिखा है इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। इसका मतलब होता है कि ये मानना कि टैलेंट इज़ फिक्स्ड। इंटिटी व्यू ऑफ लर्निंग का मतलब है कि टैलेंट इज़ फिक्स्ड एंड सक्सेस जो है वो एक नेचुरल एबिलिटी से मिलती है। यहाँ पर टैलेंट को ये क्या कर रहा है? टैलेंट को फिक्स्ड कर रहा है, और इसका ये मानना है कि जो सक्सेस है वो आपको मेहनत से नहीं मिलेगी, वो एक नेचुरल एबिलिटी है जहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी। तो क्या ये स्टेटमेंट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है? क्या टीचर को बच्चों को इस बात के लिए इनकरेज करना चाहिए, ये सिखाना चाहिए? नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है ये। रीज़न है इसका, एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न मोर इफेक्टिवली। एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी जो है वही सेम चीज़, क्या ये बच्चों को मोटिवेट करेगा अच्छे से इफेक्टिव लर्निंग के लिए? क्या एंटिटी व्यू ऑफ लर्निंग बच्चों को मोटिवेट करेगा एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए? गलत है, ये भी एक नेगेटिव सेंस में आता है। एंटिटी व्यू ऑफ लर्निंग मतलब वही सेम है कि वो आपकी नॉलेज को क्या कर देगा? फिक्स्ड कर देगा, और उसका ये मानना है कि सक्सेस जो है वो आपको मेहनत से नहीं मिलेगी, वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे सक्सेस मिलेगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का यहाँ पे हिंडर कौन सा है? हिंडर मीन्स होता है रुकावट। हिंडर मीन्स, ऊपर भी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, हिंडर मीन्स होता है रुकावट या फिर बाधा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा क्या बनता है, रुकावट क्या बनता है? फंक्शनल फिक्स्डनेस। यस, ये करेक्ट आंसर है। फंक्शनल फिक्स्डनेस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में रुकावट बनती है। क्यों? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी वर्क को फिक्स करना या कांस्टेंट करना। फंक्शनल फिक्स्डनेस मतलब होता है किसी वर्क को या किसी लर्निंग को क्या फिक्स्ड करना या कांस्टेंट करना, ये मतलब होता है इसका। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा डाल सकता है, रुकावट डाल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिंडर नहीं बनते हैं, रुकावट नहीं डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही है जो रुकावट डालता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है अगेन। टीचर शुड आइडेंटिफाई द मिसकॉन्सेप्शन कैरीड बाय स्टूडेंट्स एंड डिस्कस दोज इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम।
यहाँ पर लिखा है टीचर शुड आइडेंटिफाई द मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शंस मीन्स क्या होता है? मिसकंसेप्शन का मतलब होता है डाउट, जिसको कि भ्रम बोलते हैं या फिर संदेह बोलते हैं, है ना। तो टीचर शुड आइडेंटिफाई द मिसकंसेप्शन, टीचर को बच्चों के मिसकंसेप्शन को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको डिस्कस करना चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए। ठीक, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो कि सही बात है, ऐसा होना चाहिए। इसका रीज़न दिया है, दीज misconceptions are a form of alternative conception which students often form based on their interaction with environment and these are meaningful in process of learning। मिसकंसेप्शन को यहाँ पर पूरी तरह से डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि मिसकंसेप्शन बच्चों में क्यों बनता है। तो ये आर जो है वो ए को अच्छे से डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। इमोशंस डैश, इमोशंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं significantly influence learning but don't have any influence on memory। सेकेंड है have no influence on learning but significantly influence memory। ऑप्शन नंबर थर्ड है significantly influence learning as well as memory। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इमोशन जो है वो क्या करता है? significantly influence learning and memory, दोनों को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है आपका इमोशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड टू लर्न इफ़ द टास्क इज। बच्चों को कोई टास्क करने में बहुत मोटिवेशन फील होगी, और ऐसा कब होगा? जब वो टास्क इररेलेवेंट हो, मतलब उनके काम का ना हो। तब क्या बच्चों को इंटरेस्टिंग फील होगा या फिर मोटिवेटेड फील होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब बच्चों को मोटिवेट फील नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अनचैलेंजिंग। जो टास्क अनचैलेंजिंग होगा, क्या वो बच्चों को मोटिवेशन फील कराएगा? उससे बच्चों को मोटिवेशन फील होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रिलेटेड टू देयर लाइफ, अगर कोई टास्क बच्चों की लाइफ से रिलेटेड है तो क्या वो बच्चों को मोटिवेशन फील कराएगा? बिल्कुल कराएगा। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। वेरी एब्स्ट्रैक्ट भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 59। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों को लर्निंग फैसिलिटेट में की कंडीशन में टीचर को क्या करना चाहिए? इग्नोर प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जो है उसको इग्नोर करना चाहिए? नहीं, गलत है। नॉट क्लैरिफाई सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर को क्लियर नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। मिनिमाइज जनरलाइजेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है अवॉइड यूज ऑफ सब्जेक्ट जार्गन्स। जार्गन्स का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका मतलब होता है निरर्थक बातें, जो बातें आपके सब्जेक्ट से इररिलेवेंट हैं, जिसका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, जिसको कि हम आउट ऑफ सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आउट ऑफ सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट जार्गन्स मतलब आउट ऑफ सब्जेक्ट। तो टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग अ टीचर शुड अवॉइड यूज ऑफ सब्जेक्ट जार्गन्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स लर्निंग? हिंडर्स मतलब अगेन वही चीज़ है, रुकावट, बाधा डालना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लर्निंग में रुकावट पैदा करती है? चार ऑप्शन आपको गिवन है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए। तो पहली चीज़ है रिलेटिंग प्रीवियस नॉलेज विद द टॉपिक टू बी टॉट। जो टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, क्या वो लर्निंग में रुकावट बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है सेंस ऑफ एलिनेशन विद स्कूल कल्चर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्कूल से अलग होने का अगर आपका मन करे, या स्कूल से एक तरह से अलग होने की भावना अगर मन में आ जाए, तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक हिंडर का काम करेगा ना। सेंस ऑफ एलिनेशन विद स्कूल कल्चर, अगर आपको स्कूल से अलग होने की भावना मन में आ रही है
और स्कूल से आपको स्कूल की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, आप एक अलग ही ट्रैक पे चल रहे हैं अपने, तो वो हो जाएगा बच्चों के लिए क्या, हिंडर्स पैदा करेगा लर्निंग में। बच्चों को या उनके पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज फिर हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं इस वीडियो में। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू कंसीडर सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आपको हेल्पफुल लग रही हैं चीज़ें और अगर आपकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो रही है और आपको टीचिंग पर्पस से, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल लग रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।